बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम देखेंगे क्लास 11th अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन, जो कि आपका एनुअल मोड यानी कि टर्म 2 2021-22 के लिए होने वाला है। और ये सैंपल पेपर मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अच्छे से समझाऊंगा। हर एक प्रश्न को आपको अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यह है आपका ऑफिशियल सैंपल पेपर, ठीक है, जो कि डीओई की तरफ से दिया गया है। अब इसी प्रश्न पत्र को मैंने रिकरेक्ट किया है, ठीक है, और किस तरह से मैंने लिखा है देख सकते हैं यहाँ पे। ये है मेरे द्वारा जो बनाया गया है, ठीक है। ये है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन आंसर देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में बड़े अच्छे तरीके से आपको सभी पॉइंट समझाए जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आपको अपना पूरा का पूरा सैंपल पेपर समझना है। और बच्चों, अगर आप ये सैंपल पेपर है और ये है आपकी इंग्लिश मीडियम की मार्किंग स्कीम, अगर आप ये मार्किंग स्कीम और जो सैंपल पेपर है अपना उसे डाउनलोड करना चाहते हैं, इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, ठीक है, टाइटल के ठीक नीचे ही पीडीएफ लिंक। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, वहां पे ये आप फाइल्स के सेक्शन में जाके पीडीएफ अपनी ये डाउनलोड कर पाएंगे दोनों ही। और आपको अदर्स अगर आपको अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो वो भी आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। अगर मैं आपके पेपर पैटर्न की बात कर लूं तो पेपर पैटर्न आपका ऐसे रहेगा कि 2 घंटे की टाइमिंग है, मैक्सिमम आपके 40 हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 13 हैं। 2 अंक के आपके 5 प्रश्न होंगे, 3 अंक के आपके 5 प्रश्न होंगे, 5 अंक के आपके 3 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया कितना क्वेश्चन है, कितने कितने मार्क्स के हैं, 2, 3 और 5, इतने मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपको क्वेश्चन में चॉइस नहीं दी गई, बल्कि क्वेश्चन के अंदर चॉइस दी गई है। कैसे दी गई है देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, सूचकांक की कोई 2 उपयोगिताएं बताइए, ठीक है। अथवा में दे दिया गया है सूचकांक की कोई 2 विशेषताएं बताइए। अब देखिए ये प्रश्न हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए स्टेट एनी टू इश्यूज ऑफ इंडेक्स नंबर्स, ठीक है, यूजेस एंड एक है प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छे से समझाया गया है, तो सारी चीजें आप यहाँ पे अच्छे से समझिएगा। तो आंसर देखते हैं पहले का, सूचकांक की कोई 2 उपयोगिताएं। सबसे पहली उपयोगिता है बच्चों, नीतियों के निर्माण में सहायक होता है। सूचकांक नीतियों के निर्माण में सहायक होता है, मुद्रास्फीति को मापने के लिए सहायक होता है, जीवन स्तर में परिवर्तन कितना आया है, घटा है, बढ़ा है, उसको मापने के लिए सहायक होता है, कर्मचारियों का यदि वेतन बढ़ाना है या फिर उनको कितनी सैलरी देनी है, ये तय करने के लिए जो सूचकांक है वो काफी सहायता करता है। वहीं अगर हम इसकी 2 विशेषताएं बात कर लें तो इसकी विशेषताएं इस तरह से हो जाएंगी कि ये मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है, सापेक्ष परिवर्तनों को इसमें मापा जाता है, और ये जो सूचकांक है वो औसत होता है, ठीक है। तो एक तरफ क्या हो गई आपकी उपयोगिताएं और एक हो गई विशेषताएं। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में स्टेट एनी टू यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स, तो यहाँ पे दिए हुए हैं हेल्पफुल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मेश्योर इन्फ्लेशन, ठीक है, और ये बाकी यहाँ पे दिए हुए हैं। एंड उसके बाद क्या है, द 2 कैरेक्टर स्केच ऑफ इंडेक्स, तो यहाँ पे दिए हुए हैं ये 2। तो हिंदी मीडियम में मैं आपको अच्छे समझा दे रहा हूँ, अगर आपको इंग्लिश मीडियम में लिखना है तो आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं। बाकी मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, इंग्लिश में तो आप समझ ही जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है सेकंड क्वेश्चन नंबर में देखिए आपके 2 प्रश्न है, इसमें भी आपको एक अथवा दिया गया है आपके जो देखिए यहाँ पे ऑफिशियल भी मैं आपको दिखा दूं, ये रहा आपका ऑफिशियल वाला, ठीक है, ये ऑफिशियल है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी 2 प्रश्न दिए गए हैं। तो देखते हैं आंसर कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट है, मानक विचलन को परिभाषित कीजिए तथा इसका सूत्र लिखिए। अथवा में है, मानक विचलन के कोई 2 गुण और कोई 2 दोष। तो मानक विचलन जो है पहले से परिभाषित करते हैं। मानक विचलन माध्य से मानों के विचलन के वर्गों के माध्य का वर्गमूल है, इसे ही मानक विचलन कहते हैं। अगर सूत्र की बात कर लें तो सूत्र हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका पहला वाला क्वेश्चन। अब इसी में अगर आपको ये नहीं आता है तो आप दूसरा कर सकते हैं, मानक विचलन के गुण एवं दोष। तो मानक विचलन के गुण हैं, नमूने के उतार चढ़ाव से सबसे कम प्रभावित होते हैं, सभी मूल्यों के आधार पर इसको मतलब कि मानक विचलन जो है वो सभी मूल्यों के आधार पर जांचा जाता है, कड़ाई से इसे परिभाषित किया जाता है। मानक विचलन के कोई 2 अवगुण देख लें, कोई 2 दोष देख लें, तो पहला यह है कि इसकी गणना करना काफी मुश्किल हो जाता है, तुलना के लिए आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, चरम मूल्यों से ये प्रभावित होता है, यानी कि ऐसे मूल्य जो काफी अधिक होते हैं ऐसे मूल्यों से ये प्रभावित होता है। तो मानक विचलन के ये 2 गुण हो गए और ये 2 दोष हो गए। अब इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं, ठीक है। तो डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड राइट्स इट्स फॉर्मूला। गाइस अगर मेरी इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी रॉन्ग हो तो उसे फॉरगेट कीजिए, आप बस यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की तरफ ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, स्टेट एनी टू मेरिट्स एंड द
स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले तो आपको ये लिख देना है कि मानक विचलन है क्या, और उसके दो आपको क्या लिख देने हैं, आपको गोड़े लिख देने हैं और दो आपको दोष लिख देने हैं। ठीक है, तो आप इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। 30 देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है आपका, बहुत आसान सा। धनात्मक और ऋणात्मक सह संबंधित के दो दो उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले धनात्मक देख लेते हैं। धनात्मक के दो उदाहरण है मूल्य और आपूर्ति तथा आय और व्यय आदि। ऋणात्मक की देख लेते हैं, तो मूल्य और मांग तथा ऊनी की मांग और बिक्री। गाइस आपका यहाँ पे ये जो ऊनी शब्द है इसको इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं वोलन लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो आप इसे हिंदी और इंग्लिश में इस तरह से लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका फोर्थ में देखिए बच्चों हमसे यहाँ से पूछा गया, दो प्रश्न है आपके और एक ही साथ में आपके दोनों के आंसर यहाँ पे दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है औसत स्थिर लागत को परिभाषित कीजिए, AFC वक्र के आकार की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अथवा में है औसत समाप्ति वक्र का अन्य दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले तो औसत निश्चित लागत प्रति इकाई उत्पादन में निश्चित लागत के रूप में मापा जाता है। ये हो जाएगा उसका जो फॉर्मूला, और इसकी व्याख्या AFC वक्र एक आयताकार अतिपलव्य है। चूंकि TFC स्थिर रहता है, AFC आउटपुट में वृद्धि के साथ गिरता है लेकिन कभी भी शून्य तक नहीं पहुंचता है। और अथवा में देखें तो औसत राजस्व वक्र का दूसरा नाम मूल्य रेखा है। औसत ये जो यहाँ पे शब्द है ये राजस्व है, राजस्व वक्र का दूसरा नाम क्या होता है, मूल्य रेखा। ऐसा इसलिए क्योंकि AR इज इक्वल टू TR अपॉन में Q इज इक्वल टू P एक्स क्यू अपॉन में Q इज इक्वल टू P। दैट्स व्हाई दिस इज औसत राजस्व का दूसरा नाम। अब इसे देख लेते हैं हिंदी मीडियम में कैसे लिखेंगे। हिंदी मीडियम में तो देख ही लिया है आपने, इंग्लिश मीडियम में लिख लीजिए। ठीक है, डिफाइन एवरेज, एक सेकेंड, डिफाइन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एक्सप्लेन द शेप ऑफ द AFC कर्व, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एवरेज रिवेन्यू कर्व, व्हाई। ठीक है, तो ये दो प्रश्न है आपके एंड आप जो है वो उसका आंसर इस तरह से लिख देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में देखिए हमसे पूछा गया है बच्चों, कुल उत्पाद तब बढ़ता है जब सीमांत उत्पाद बढ़ता है, यानी कि जो कुल उत्पाद है वो तभी बढ़ता है जब सीमांत उत्पाद भी हमारा बढ़ेगा। तो क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अगर हाँ तो अपने उत्तर की पुष्टि के लिए कारण दिए, अगर नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि में कारण दिए। तो भाई मैं इस कथन से बिल्कुल भी सहमत नहीं, क्योंकि MP TP में परिवर्तन की दर है, यानी कि MP जो है वो TP में परिवर्तन की दर है, इसलिए MP के गिरने पर भी TP बढ़ता रहता है लेकिन सकारात्मक होता है। तो इसीलिए कुल उत्पाद तब बढ़ता है जब सीमांत उत्पाद बढ़ता है, ये कथन गलत है। ठीक है, तो आप हिंदी मीडियम में इस तरह से लिख देंगे और इंग्लिश मीडियम में जो है वो आप इसका आंसर कुछ इस तरह से लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब 6 में देखिए यहाँ पे 6 में भी आपके दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ठीक है ना, उपभोक्ता कीमत सूचकांक और थोक कीमत सूचकांक, थोक कीमत सूचकांक, इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में क्या होता है, ये खुदरा कीमतों के आधार पर होता है, थोक में थोक मूल्यों पर आधारित होता है, उपभोक्ता मूल्य में सेवाएं भी सम्मिलित होती हैं एवं थोक मूल्य में सेवाएं सम्मिलित नहीं होती हैं। उपभोक्ता मूल्य में जीवन यापन की लागत को मापने के लिए इसे उपयोग किया जाता है और थोक मूल्य में मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सिंपल सा इसका आंसर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे अथवा में दिया हुआ है सूचकांकों के निर्माण में निम्नलिखित समस्याओं की व्याख्या कीजिए, आधार वर्ष का चयन और मदों का चयन। तो ये हमें बताना है सूचकांकों के निर्माण की समस्याएं कौन कौन सी है। तो देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे बता दिया गया अथवा में प्रश्न, बहुत छोटा सा। आधार वर्ष का चयन, आधार वर्ष एक सामान्य वर्ष होना चाहिए, युद्ध, भूकंप, बाढ़, आग, अकाल, महामारी आदि जैसी असमानताओं से मुक्त होना चाहिए। आधार वर्ष कैसा होना चाहिए, इन सभी जो महामारियां हैं इनसे क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। मदों का चयन, चयनित मदें प्रतिनिधिक होनी चाहिए और खपत पैटर्न का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होनी चाहिए, अर्थात जो मदें हैं वो एक प्रतिनिधित्व करनी चाहिए और जो एक ऐसे पैटर्न का हिस्सा होनी चाहिए जो काफी खर्चीला हो। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझ में आएगी। आधार वर्ष का चयन और जो आपका मदों का चयन है ये किस तरह से लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन इसके आंसर की आपको यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में देखने को मिलेगी। तो चलिए मैं आगे और देख लेते हैं आपके प्रश्न उत्तर जो भी दिए हुए हैं। अब हाँ, अब आप यहाँ पे हिंदी मीडियम में देख सकते हैं, सॉरी इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देख सकते हैं।
डिफरेंट बिटवीन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो ये हो जाएगा होलसेल प्राइस एंड ये हो जाएगा कंज्यूमर। एंड जो आपका ये ए एंड ये बी यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका आंसर आपका इस वाली आंसर की में यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6 का ए एंड बी ये रहा आपका, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर एंड सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो ये आपके आइटम्स एंड बेस ईयर, आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में आपको क्या करना है, मानक विचलन की आपको गणना करनी है। किसके अंतर्गत, ये जो आपको टेबल दी गई है इसी टेबल में से आपको विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त जो अंक है इसके एक मानक विचलन की गणना आपको करनी है और इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखो ये आपकी इंडेक्स गणना दे दी गई है। तो अब आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करके, ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करके आप अपना आंसर जो है वो निकाल देंगे एंड एटलीस्ट लास्ट में आपका आंसर निकलेगा 3.41। ठीक है, तो आप इसे जो है इस तरह से निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया आपका। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका अब देखिए ये जो है टेबल ये आपकी क्वेश्चन नंबर 9 एंड 8 एंड 9 के लिए दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 क्या कहता है हमसे कि ऊपर दी गई तालिका से उत्पादन फलन के लिए सीमांत उत्पाद आपको ज्ञात करना है। और 9 में पूछा गया उपरोक्त आंकड़ों से परिवर्तनशील अनुपात के नियम की आपको 3 अवस्थाओं की पहचान करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या ज्ञात करेंगे, दी गई तालिका का उत्पादन फलन। ठीक है, तो उत्पादन फलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे यूनिट्स ऑफ कैपिटल, यूनिट्स ऑफ लेबर, टोटल प्रोडक्ट्स एंड एमपी। तो ये आपने चीज अगर आप जैसे आप ये टेबल बना लेंगे उसके बाद जो आपका अगला स्टेप होगा, ये टेबल हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का, इससे आप इस तरह से बना देंगे। सीमांत उत्पाद आपको ज्ञात करना था। अब क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था, क्या पूछा गया था यहाँ पे कि उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार अनुपात के नियम की 3 अवस्थाओं की पहचान कीजिए। तो अनुपात के नियम की 3 अवस्थाएं क्या हो जाएंगी, तो देखिए स्टेज फर्स्ट है आपका यूनिट्स, एक सेकेंड, स्टेज फर्स्ट है यूनिट्स ऑफ लेबर, स्टेज सेकंड यूनिट्स ऑफ लेबर, स्टेज थर्ड यूनिट्स ऑफ लेबर। बस यहाँ पे क्या है, जो आंकड़े दिए हुए हैं वो यहाँ पे थोड़े से अलग हो जाएंगे, सिंपल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 ये आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये जो आपका दिया हुआ था ये तालिका वाला प्रश्न, इसी से आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 में देखिए एक तरह से कह सकते हैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे उठा लिया गया है, यानी कि आपको क्या है एक फॉर्मूला लगा के आंसर को देना है कि एक फॉर्म का पूर्ति वक्र समीकरण QS इज इक्वल टू 50 + 10 दिया है। तो 2 रुपए प्रति इकाई कीमत पर पूर्ति की कीमत की लोच आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, पूर्ति कीमत की जो लोच है वो क्या रहने वाली है, तो एक सेकेंड, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे देख लीजिए आप इसे आंसर कैसे लिखेंगे, ये जो है आपका आंसर इस तरह से आप इसे कर देंगे एंड जो लास्ट में आपका आंसर निकलेगा वो निकलेगा ES इज इक्वल टू 0.38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 में इसी तरह से एक और प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित आंकड़ों से प्रकीर्ण आरेख बनाइए और परिणाम पर टिप्पणी कीजिए। तो पहले तो आपको आरेख बनाना है, फिर जो परिणाम आएंगे उस पर टिप्पणी करनी है। और अथवा में पूछा गया निम्नलिखित आंकड़ों के कर्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। देखिए कर्ल पियर्सन के संबंध में गुणांक की आपको क्या करनी है, गणना करनी है। तो कैसे गणना करेंगे, चलिए सबसे पहले तो आरेख बनाएंगे। तो आरेख किस तरह से बनाएंगे, ये हो जाएगा आपका आरेख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया हुआ 10 का फर्स्ट आरेख हो जाएगा एंड हाई डिग्री नेविगेशन करेक्टलेशन। अब यहाँ पे अथवा में देखिए किस तरह से प्रश्न का आपका आंसर लिखना है। तो ये है आपका, और क्वेश्चन नंबर आपका कहाँ गया 11, हाँ ये है आपका कि काल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की आपको गणना करनी है। तो इसकी गणना हम किस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे। और ये तो आपने एक टेबल बना दी। अब टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसको इस फॉर्मूले का यूज करके आपको आंसर निकाल देना है। एंड आंसर जो है स्टेप बाय स्टेप, पहले ये स्टेप आएगा, सेकंड ये आएगा, थर्ड ये स्टेप आएगा, फोर्थ आपका ये स्टेप आएगा, सिक्स्थ आपका ये, एंड द लास्ट आंसर इज दिस वन। तो R इज इक्वल टू 0.43 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया हमारा सैंपल पेपर, हाँ ये रहा, यही हम बता रहे थे। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। अब 12 में देखिए यहाँ पे पूछा गया है हमसे एक स्रोत दिया गया है। ठीक है, स्रोत आपका ये है कि खेतों पर हमला करने वाले टिड्डियों से किसानों को बड़े पैमाने पर फसलों का नुकसान हुआ। इस बाजार में खाद्यान्न की कमी के कारण उनकी कीमतों में वृद्धि हुई। सरकार अपने बफर स्टॉक को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को दे रही है। तो आपको बताना है न्यूनतम समर्थन मूल्य का अन्य दूसरा नाम क्या है।
अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों का उल्लेख करना है, खाद्यान्नों के अभाव से बाजार की कीमतों में वृद्धि कैसे हुई और इसकी आपको व्याख्या करनी है। एंड जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो आप इसे समझ सकते हैं, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, स्टेट्स इन इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमी, हाउ डज शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स लीड इन इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस, एक्सप्लेन। तो आप इसे किस तरह से लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो 12 हो गया आपका क्वेश्चन। एंड आंसर जो है, आंसर ऐसे लिखेंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को मूल्य सीमा के रूप में भी जाना जाता है। और इसके अगर हम प्रभाव की बात कर लें तो किसानों की जो आय थी उसमें स्थिरता आई है, सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ गया है, क्योंकि जब मूल्य नहीं रहेगा, खाद्य नहीं रहेगा, तो सिंपल सी बात है भाई कि किसानों की आय जो है वो भी कम होगी आपकी, और जो सरकार है उस पर वित्तीय बोझ भी बढ़ता चला जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। आप देखिए यहाँ पे खाद्यान्न की कमी से खाद्यान्न की आपूर्ति में भी कमी आती है, मांग समान रहने पर बाजार में मांग अधिक होती है, अधिक मांग कीमत पर ऊपर की ओर दबाव डालती है, इससे मांग में संकुचन और आपूर्ति में विस्तार होता है, और खाद्यान्न का संतुलन होता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। अर्थात जब बाजार में खाद्यान्न ही नहीं होगा तब उसकी अगर मांग बढ़ती है तो सिंपल सी बात है कि उसकी जो कीमत है वो भी अधिक बढ़ेगी, और कीमत अधिक बढ़ेगी तो काला बाजारी वगैरह ये सारी चीजें होंगी, और संकुचन जब बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है भाई कि प्राइस तो बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे दोनों पार्ट कंप्लीट। और इंग्लिश में अगर हम बात कर लें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज ऑल्सो नोन एज ए प्राइस सेलिंग इम्पैक्ट, प्राइस सेलिंग, ये इम्पैक्ट जो है वो प्रभाव की बात करते हैं। तो इनकम स्टेबिलिटी ऑफ फार्मर्स, फाइनेंशियल बर्डन ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स लीड्स द डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन। तो आप इसे इस तरह से जो है वो आज इसका आंसर लिख पाएंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों, आपूर्ति में विस्तार और आपूर्ति में वृद्धि। देखिए आपूर्ति और पूर्ति एक ही शब्द है, सप्लाई का मतलब होता है आपूर्ति और पूर्ति, तो इसमें अंतर हमें बताना है पहले तो, फिर आपको बताना है पूर्ण स्पर्धी बाजार में फार्मों के स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता, इसकी हमें व्याख्या करनी है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटेंशन इन सप्लाई एंड इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, explain the property of free entry and exit of films in a perfectly competitive market। तो इसे हम कैसे देखेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक शब्द है आपूर्ति, इसका मतलब पूर्ति ही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण आपूर्ति में वृद्धि होती है, यानी कि जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे ही आपूर्ति में वृद्धि होती है। और इसके जो बाकी के कारक हैं आपूर्ति विस्तार मतलब इसके संबंध में जो कारक हैं वो सभी क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं, एक ही स्थान पे रहते हैं। आपूर्ति वक्र के साथ दाईं ओर गति करती है, अर्थात आपूर्ति वक्र जो है वो क्या करता है, हमेशा दाईं की ओर बढ़ता चला जाता है। उसी तरह से कुछ आपूर्ति में वृद्धि भी होती है कि वस्तु की कीमत के अलावा अन्य कारकों के कारण इसमें वृद्धि होती है। ठीक है, देखिए अभी हमने क्या देखा था, जो आपका ये वाला फैक्टर था, कौन सा, ये विस्तार। विस्तार में क्या होता है, वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि होती है, वहीं वस्तु की कीमत के अलावा अन्य कारकों के कारण आपूर्ति में वृद्धि होती है। अन्य कारक इसमें स्थिर होते हैं, इसमें कीमत, देखिए इसमें कारक स्थिर होते हैं और इसमें कीमत स्थिर होती है। इसमें आपूर्ति वक्र के साथ दाईं ओर गति करता है, इसमें आपूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, एक गति करता है और एक पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपूर्ति में वृद्धि और विस्तार ये हो गया। अब देखिए इसमें स्वतंत्रता की बात की गई थी, तो फार्मों में मुक्त प्रवेश और निकास का तात्पर्य यह है कि बाजार में फार्मों के प्रवेश और निकास में कोई बाधा नहीं हो। यदि उद्योग अलौकिक लाभ अर्जित कर रहा है तो नई फार्म बाजार में प्रवेश कर सकते हैं, और यदि उद्योग को नुकसान हो रहा है तो मौजूद फार्म अपनी स्वतंत्र इच्छा से बाजार छोड़ सकते हैं। इस विशेषता का निहितार्थ यह है कि एक फार्म हमेशा लंबे समय तक सामान्य लाभ अर्जित कर सकता है अगर वो नुकसान में नहीं जाता है तो। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए इंग्लिश में, तो सबसे पहले तो आप ये बता देना है एक्सटेंशन इन सप्लाई 3 पॉइंट्स, इंक्रीज इन सप्लाई तो ये 3 पॉइंट्स, एंड द लास्ट सेकंड बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ, आपका जो सॉल्यूशन है विद हिंदी और इंग्लिश मीडियम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया है हिंदी मीडियम में, और इंग्लिश मीडियम में आपका देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। देन हिंदी में ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंड इंग्लिश में है आपका ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है सेकंड, थर्ड दिया हुआ है यहाँ पर, एंड फोर्थ है ये। अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है हिंदी मीडियम का, यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश का। एंड 7th जो है वो आपका आंसर इस तरह से लिखना है, लास्ट आएगा 3.41। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए एक तालिका दी गई है, ये है आपके क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9th। एंड 8 वाले में आपको ये तालिका बना देनी है, 9th में आपको स्टेजेस बताने हैं, 10th में आपको एक समीकरण को हल करना है, लोच याद करनी है, 11th में आपको एक प्रकीर्ण आरेख बनाना है। तो प्रकीर्ण आरेख इस तरह से होगा, हाई डिग्री नेगेटिव कलेक्शन। एंड अथवा में जो दिया हुआ है उसको आप एक टेबल बना के इस तरह से इसका आंसर निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 12 में एक स्रोत दिया गया है, इसी के आधार पर प्रश्न पूछे गए, तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख देंगे। 13 में भी एक स्रोत, 13 में जो है वो आपके 2 प्रश्न पूछे गए हैं, पार्ट में डिवाइड है, आपको दोनों के आंसर लिखने हैं। एंड यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह से ये जो रेड कलर का बटन है इस पर सब्सक्राइब क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और बच्चों अगर आप आर्ट्स के बच्चे हैं, आप आर्ट्स के छात्र हैं, तो इस चैनल पे आपको यहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगी जो आपके बड़ी काम की हैं, जैसे कि चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन आपको देखनी है तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी यहाँ पे दिए हुए हैं। और सभी सैंपल क्वेश्चन पेपर अगर आप एक ही प्लेलिस्ट में देखना चाहते हो तो ये है वो प्लेलिस्ट जहाँ पे आप सभी के सभी सैंपल क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। अभी तक जो वो 15 वीडियो जिसमें अपलोड हो चुकी है, 271 बच्चों ने देख भी लिया है इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत, ठीक है। बाकी तो हजारों बच्चों ने यहाँ पे देखे हुए ये सारे वीडियोस। तो आप क्या करना है, इस चैनल पे आके ये प्लेलिस्ट जरूर चेक लीजिएगा, ठीक है। तो यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।